Today I will discuss with you The In Between World of Bikram Lal by M.G. Bhasanji. चलो शुरू करते हैं. Some informations about the novel. Genre: historical novel, post-colonial novel, political novel. Written: M.G. Bhasanji took about 3 years to write the novel after conducting research in Kenya and Britain. First published 11 October 2003 by Doubleday Canada. Publisher: Doubleday Canada. Dedication: the novel is dedicated as the tribute to the Indian community of East Africa and their contributions to the building of the railways and the politics of Kenya. Setting: colonial and post-colonial Kenya, with parts of the story set in Canada. Parts: the novel is divided into 4 parts, covering about 4 decades of Kenyan history. Characters: Bikram Lal, protagonist and narrator. Deepa Lal, Bikram's younger sister. Nazurge, Bikram's childhood friend. Ashok Lal, Bikram's father. Sheila Lal, Bikram's mother. Annie Bruce, Bikram's childhood friend. Bill Bruce, Annie's brother and Bikram's childhood friend. Dilip, Bikram's brother-in-law and Deepa's husband. Joseph, Nazurge's son. Bikram's grandfather. Government officials. Summary: द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ बिक्रम लाल. यह कहानी बिक्रम लाल नाम के एक भारतीय मूल के लड़के की है जो केनिया में पैदा हुआ. उसके दादाजी भारत से अफ्रीका रेलवे बनाने के लिए लाए गए थे. बाद में उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया. कहानी की शुरुआत 1953 से होती है जब केनिया पर ब्रिटिश शासन था. इस समय क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक की खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ माओवाद आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोर पकड़ रहा था. देश में डर, हिंसा और अस्थिरता का माहौल था. बिक्रम अपनी छोटी बहन दीपा के साथ नाकुरू शहर में रहता है. उसके पिता एक दुकान चलाता है. उनका परिवार भारतीय मूल का है, लेकिन अफ्रीका ही उनका घर बन चुका है. बिक्रम की दोस्ती तीनों बच्चों से होती है. एक है अफ्रीकी की लड़का नजरोगे और 2 ब्रिटिश बच्चे बिल और एनी. चारों साथ खेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि समाज में रंग, जाति और उपनिवेशवाद के कारण लोग एक दूसरे से अलग समझे जाते हैं. बिक्रम खुद को किसी एक पहचान में नहीं देख पाता. ना तो वह पूरी तरह भारतीय है, ना अफ्रीकी और ना ही ब्रिटिश. इसीलिए उपन्यास का शीर्षक द इन बिटवीन वर्ल्ड है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जिंदगी जो 2 या 3 दुनिया के बीच फंसी हुई है. जैसे जैसे राजनीतिक संघर्ष बढ़ता है, माओवाद विद्रोह का प्रभाव साधारण परिवारों पर भी पड़ने लगता है. डर और अविश्वास चारों तरफ फैल जाता है. बिक्रम के बचपन की मासूमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है. यह उपन्यास सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है. यह उपनिवेशवाद, स्वाधीनता संग्राम, परिचय संकट, जातिगत विभाजन और राजनैतिक परिवर्तन की भी कहानी है. लेखक दिखाते हैं कि कई बार इतिहास के बड़े परिवर्तन साधारण इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं. बचपन के बाद बिक्रम, दीपा और नजुर्गे बड़े होते हैं. इस समय केनिया आज़ादी की तरफ बढ़ रहा होता है. ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ने लगते हैं और अफ्रीकी नेता देश को स्वाधीन बनाने के लिए संग्राम करते हैं. स्वाधीनता के बाद सब लोग आशा करते हैं कि नया देश सबके लिए समान सुयोग लाएगा. नाइरोबी में आने के बाद बिक्रम अपना करियर शुरू करता है. उसके परिवार को लगता है कि अब जीवन बेहतर होगी, लेकिन धीरे धीरे बिक्रम देखता है कि सरकार में दुर्नीति, रिश्वत और सिफारिश बढ़ रही है. जो नेता पहले आज़ादी की बात करते थे, अब वह भी क्षमता का भूल इस्तेमाल करने लगते हैं. इस दौरान दीपा और नजरोगे फिर से मिलते हैं.
दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दीपा का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता क्योंकि दीपा भारतीय मूल की है और नजरगे अफ्रीकी संप्रदाय से हैं। जाति और समाज की दीवान उनके प्यार के बीच आ जाती है। दीपा की मां नजरगे को समझाती है कि वह दीपा से दूर रहे। नजरगे दिल पर पत्थर रखकर इस प्यार का त्याग कर देता है। बाद में दीपा एक भारतीय युवक से शादी कर लेती है। नजरगे भी अपने समाज में शादी कर लेता है। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके दिल में पुराना प्यार कभी खत्म नहीं होता। इधर विक्रम सरकारी नौकरी में आता है। शुरू में वह ईमानदार रहता है, लेकिन उसके ऊपर के अधिकारी उसे धीरे धीरे रिश्वत, कमीशन और काला धन के काम में इस्तेमाल करने लगते हैं। विक्रम सोचता है कि वह सिर्फ आदेश मान रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते वह खुद भी इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। लेखक यह दिखाता है कि विक्रम ना पूरी तरह अपराधी है, ना पूरी तरह निर्दोष। वह परिस्थितियों में फंसा हुआ एक ऐसा इंसान है जो हर बार समझौता करता चला जाता है। इसी कारण उसकी पहचान और ज़्यादा उलझती है ज़्यादा ही थी। आज़ादी के बाद विक्रम सरकारी दफ्तरों में काज करते करते धीरे धीरे बहुत प्रभावशाली आदमी बन जाता है। उसकी परिचय बड़े बड़े नेता और अफिसरों से हो जाती है। शुरू में वह सोचता है कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते वह रिश्वत, कमीशन, विदेशी पैसा और गोपन सौदों के जाल में फंस जाता है। उसका नाम देश के सबसे बड़े दुर्नीतिग्रस्त लोगों में गिना जाने लगता है। दूसरी तरफ नजर के एक ईमानदार और आदर्शवादी नेता के रूप में सामने आता है। वह विश्वास करता है कि आज़ादी का असली मतलब न्याय, समानता और ईमानदारी होना चाहिए, लेकिन देश की राजनीति में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका होता है कि ईमानदार लोग शक्तिशाली नेताओं के लिए खतरा बन जाते हैं। एक दिन नजरगे अपने पुराने परिचित लोगों से मिलने आता है। उसकी और दीपा की पुरानी दोस्ती फिर से ताज़ा हो जाती है। लोग इस रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने लगती हैं। राजनीतिक सूत्र भी इस बात को फायदा उठाते हैं। दीपा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने कभी नजरगे को भूला नहीं था। इसके बाद एक दिन नजरगे पर हमला होता है और उसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसकी मृत्यु से देश एक ईमानदार नेता को खो देता है। दीपा पूरी तरह टूट जाती है। विक्रम के मन में भी अपराध बोध पैदा होता है क्योंकि वह जानता है कि जिस दुर्नीतिग्रस्त व्यवस्था का वह हिस्सा बन गया था, उसने ही ऐसे लोगों की जान ले ली। इधर विक्रम के विरुद्ध बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आता है। राजनीतिक नेता अपने आप को बचाने के लिए सारा दोष विक्रम के सिर पर डाल देता है। जो लोग पहले उसके साथ थे वही उसे छोड़ देती है। विक्रम समझ जाता है कि सत्ता में किसी को कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। अपनी जान बचाने के लिए विक्रम कनाडा चले जाते हैं। वहाँ वह एक तन्हा और लुकी हुई जिंदगी जीता है। वह अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने हर बार समझौता किया, सच का साथ नहीं दिया। उसके पास धन तो थे, लेकिन मन की शांति बिल्कुल नहीं थी। कनाडा पहुंचने के बाद विक्रम एक अकेला जीवन जीता है। वह अपने अतीत को बार बार याद करता है और सोचता है कि पैसे और क्षमता के पीछे भागकर उसने अपने दोस्त, परिवार और इज्जत सब कुछ खो दिया। वह समझता है कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में होता है। इसी समय नजरगे का बेटा जोसेफ कनाडा आता है। विक्रम उसे देखकर अपने पुराने दोस्त नजरगे को याद करता है। उसे लगता है कि जोसेफ की मदद करके शायद वह अपने पुराने पापों को कम कर सकते हैं। विक्रम जोसेफ के साथ एक पिता जैसे व्यवहार करने की कोशिश करता है,
लेकिन जोसेफ ज़्यादा दिन कनाडा में नहीं रहता। वह फिर से केनिया लौट जाता है क्योंकि वह अपने देश में नए और परिवर्तन लाना चाहता है। लेकिन सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर सुनकर विक्रम एक बड़ा सिद्धांत लेता है। वह बहुत साल बाद फिर से केनिया जाने का फैसला करता है। वह जानता है कि वहाँ उसकी जान का खतरा है। फिर भी वह जोसेफ को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। विक्रम सरकार के सामने पुराने दुर्नीति के राज खुलने के लिए तैयार हो जाता है। उसे आशा होती है कि सच्चाई बताने से जोसेफ आज़ाद हो जाएगा। उसकी कोशिश से जोसेफ को रिहाई मिल जाती है, लेकिन जो तदंत चल रही थी उसे अचानक बंद कर दिया जाता है। दुर्नीतिग्रस्त लोग फिर से बच जाते हैं। अब विक्रम खुद उन लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। उसका वकील गिरफ्तार हो जाते हैं। विक्रम को लुक कर रहना पड़ता है। एक दिन जिस इमारत में वह छिपा हुआ होता है उसमें आग लग जाती है। इसके बाद लेखक विक्रम की जिंदगी का स्पष्ट अंत नहीं बताते। पाठक को खुद सोचना पड़ता है कि विक्रम बचा या नहीं। इसी कारण उपन्यास का अंत रहस्यमय और चिंतनशील बन जाता है। मेन थीम्स 1. Identity and belonging. 2. Colonialism and its legacy. 3. Race and ethnicity. 4. Corruption and power. 5. Friendship and betrayal. 6. Memory and nostalgia. 7. Love and loss. 8. History and politics. 9. Exile and displacement. 10. Moral ambiguity.